तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरमीडियरी गुड्स यानी कि मध्यवर्ती जो वस्तुएं हैं उनके बारे में तक कर लिया था। टाइलस कहाँ गया? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज जो शुरुआत करेंगे वो स्टॉक और प्रवाह, यानी स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, हम लोग इसके बारे में यहाँ से आज का क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखो, स्टॉक और प्रवाह का डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि होता क्या है। तुम्हारी महीने की सैलरी, द एवरेज सैलरी ऑफ योर मंथ, मान लो हो 25,000 रुपये। ठीक, हर महीने तुम्हारे अकाउंट में कितना गिर रहा है? 25,000 रुपये। और अभी हम तुमसे कहें कि तुम्हारी जेब में कितना रुपए है, तो तुम कहे कि सर 5,000 रुपये है। ठीक, तो जो महीने महीने आ रही है वो तुम्हारी क्या है? फ्लो है। फ्लो, समझ रहे हो ना? फ्लो में। और जो पर्टिकुलर किसी समय पर तुमसे पूछा जाए कि अभी तुम्हारी जेब में कितना है, ये तुम्हारा स्टॉक होता है। समझ रहे हो ना? तो प्रवाह क्या है? जो किसी समय अवधि में, टाइम ड्यूरेशन में जिसकी बात की जाए। और स्टॉक क्या है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे जिसकी बात की जाए वो स्टॉक है। ठीक है। जैसे मान लो कि हर साल भारत में 5,000 ट्रैक्टर बन रहे हैं, है ना? पैसे की भी बात, वस्तुओं की भी बात, सेवाओं की भी बात, सबकी बात करेंगे। हर साल भारत में मान लो 5,000 ट्रैक्टर बन रहे हैं। हम्म। तो ये हो गया फ्लो। लेकिन हर साल भारत में ट्रैक्टर कुछ खराब भी हो रहे होंगे ना, है ना? तो मान लो कि पहले से 5,000 ट्रैक्टर पहले से थे, 5,000 फिर से आए, और पुराने जो 5,000 थे उसमें से 3,000 खराब हो गए। तो इस समय कितने होंगे? 12,000। हाँ, 7,000। तो यानी कि स्टॉक जो है वो तुरंत का पूछा गया। समझ रहे हो ना? तो इसमें जो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है स्टॉक और प्रवाह का, वह सिंपल दिया है कि एक पाइप से आप एक टंकी को भरिए। टैंक होती है ना, वो भरिए। कितना पानी पाइप से टंकी में जा रहा है, दैट इज योर फ्लो या प्रवाह। और टंकी के अंदर कितना पानी है, दैट इज योर स्टॉक, वो आपका स्टॉक है। ठीक है ना? तो जो भी वस्तुएं हमारी अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं उनको स्टॉक और प्रवाह के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो हेडिंग डाल देना स्टॉक एंड प्रवाह, स्टॉक और प्रवाह, स्टॉक एंड फ्लो। उसमें एक पॉइंट लिखना,
प्रवाह को एक अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है। द फ्लो आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्रवाह को एक अवधि के लिए, समय अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है। समझ गया ना, कि एक अवधि में। ठीक, फिर नीचे उसके लिखना स्टॉक। स्टॉक लिखे, स्टॉक में लिखना स्टॉक की परिभाषा किसी निश्चित समय पर की जाती है। ठीक, अब आना, हेडिंग डालना सकल निवेश। ठीक, अब सकल निवेश क्या है? तो देखो, जब भी अर्थव्यवस्था में बात होगी तो ये होगा कि आउटपुट कितना है, फाइनल आउटपुट कितना है। फाइनल आउटपुट का मतलब ये है कि आपने जो काम किया उसका अंतोगत परिणाम क्या निकल के आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, इसको बोलें ये, देखो मान लो कि तुम्हारी जेब में वो पेन नहीं है, इसकी दिख रही, अच्छा ये कैमोफ्लेज। ठीक, हम इधर वाले में देख रहे थे। ठीक, मान लो तुम्हारी जेब में 20,000 रुपए है। बन गया क्या ये? लग रहा है बन गया, ये बन गया है। ठीक है, मान लो तुम्हारे अकाउंट में कितना है, 20,000 रुपए है। और तो मान लो तुम्हारे पास 20,000 रुपए है। ठीक है, कुछ सामान खरीदने के लिए तुमने वो 20,000 रुपए लिया। अब वो सामान जो तुम लेने जा रहे हो उसका असली दाम है मान लो 50,000 रुपए। ठीक, तुम जब गए 20,000, तो तुम हमसे आए, कहे कि सर ये सामान हमको लेना है, 30,000 रुपए कम पड़ रहा है। मैंने कहा कि लो भाई, तुम 30,000 रुपए हमसे ले लो। तुमने हमसे 30,000 ले लिया। अब तुम जब सामान लेने जा रहे हो तो तुम्हारा 10,000 रुपए गिर गया कहीं पे। बात समझना, 10,000 रुपए तुम्हारा कहीं पे गिर गया। अब तुम्हारे पास कितना रुपए है? 40,000। ठीक, इन्वेस्ट करने के लिए। बात समझ रहे हो ना? उसी तरीके से इसको अब दूसरे पक्ष में अगर हम समझें तो ऐसा समझते हैं कि तुमने एक मशीन खरीदी। ठीक,
जिसका दाम था 60,000 रुपए। ठीक है, तुम उसको लेकर के आए सेकेंड हैंड मशीन, और जब तुम उसको ले आए तो उसमें तुम्हारा 10,000 रुपए और लग गया। ठीक, तो तुम्हारा टोटल कितना खर्चा हुआ? 70,000 रुपए। लेकिन अर्थव्यवस्था के केस में ये है, तो जो तुमने 70,000 रुपए खर्च किया, जो 70,000 तुमने जो रुपए खर्च किया, उसे कहते हैं सकल निवेश। क्या कहते हैं? सकल निवेश। ठीक है, बात अभी समझना, सब अभी समझाऊंगा, अभी केवल एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि चीजें क्लियर रहें। सकल निवेश तुमने किया, लेकिन सकल निवेश में और निवल निवेश में अंतर होता है। ठीक, सकल निवेश में और नवल निवेश में अंतर होता है। अब एक बात मुझे बताओ, प्रोडक्ट की अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के अंदर, तो मान लो आज हमारे पास 2,000 ट्रैक्टर हमने बनाए। ठीक, 2,000 ट्रैक्टर हमने बनाए। 5,000 ट्रैक्टर हमारे पास पहले से पिछले पिछले साल, इस साल हमने 2,000 बनाए हैं, 5,000 हमारे पास पहले के थे। ठीक है, तो टोटल ट्रैक्टर कितने हैं हमारे पास? टोटल तो 2,000 और पिछले के 5,000, 7,000। ठीक है, लेकिन इसमें से 1,000 ट्रैक्टर खराब हो गए, तो हमारे पास आएगा क्या? नेट, यानी 7,000 माइनस 1,000, यानी कि 6,000। तो निवेश मतलब, हम निवेश की तुलना कैसे, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि निवेश का मतलब होता है कैपिटल गुड, यानी पूंजीगत वस्तुएं, वही इन्वेस्टमेंट में देखी जाती हैं, जिससे कि आप कुछ नया, जैसे ट्रैक्टर बनाएंगे तो ट्रैक्टर क्या है? एक पूंजीगत है, पूंजीगत वस्तु यानी कैपिटल गुड है। तो हम इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट को हमेशा हम किस में देखते हैं? इन्वेस्टमेंट को हम हमेशा देखते हैं कैपिटल गुड, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं के संदर्भ में, कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट की है। अब एक चीज मुझे बताओ, गए तुम मार्केट में जा करके और गोल्ड खरीद लिए, गोल्ड, और एक व्यक्ति है वो गया मार्केट में जा करके और ब्लेंडर प्राइड खरीद लिया। ब्लेंडर प्राइड जानते हो ना क्या होता है? RS रॉयल स्टैग जानते हो? बैकपाइपर जानते हो? मैकडोनल्ड जानते हो? मैकडॉवेल्स, मैकडॉवेल्स क्या होती है मैकडॉवेल्स? अरे मैकडोनल्ड, ठीक है चलो, मैकडोनल्ड ही तुम ले लो। मेरे कहने का मतलब यह है कि शराब की एक बोतल एक व्यक्ति खरीद लिया 10,000 की, और एक व्यक्ति है उसने 10,000 का गोल्ड खरीद लिया। किसको तुम कैपिटल में रखोगे यानी पूंजीगत में रखोगे, और किसको तुम कंजप्शन यानी कि उपभोक्ता वस्तु में रखोगे? ठीक है, यानी कि कल को अगर तुम्हें यह बताना हुआ कि हमने, तुमने जो सोने में पैसा खर्च किया है, गोल्ड में जो पैसा खर्च किया है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि तुमको पता है कि इस गोल्ड का वैल्यू कल को बढ़ेगा, लेकिन वो दारू की बोतल का दाम नहीं बढ़ेगा। ठीक है,
तो वो जो गुड है, वो जो वस्तु है गोल्ड, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूंजीगत वस्तु। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हम किस वस्तु की बात करते हैं, पूंजीगत वस्तु की। समझ रहे हो ना। उसी प्रकार ट्रैक्टर की हम बात की। अब हम ट्रैक्टर ही छोड़ो, अभी तुम गोल्ड ही ले लो। तुमने इस दिवाली पर 2,000 रुपए का गोल्ड खरीदा, ठीक है। पिछले साल की तुम्हारी 5,000 का पहले का रखा हुआ है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट तुमने पूंजीगत वस्तु में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तुमने पूंजीगत वस्तु में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अभी तक कितने की है, 7,000 की, ठीक। लेकिन उसमें से 1,000 रुपए का गोल्ड मान लो गायब हो गया, खराब हो गया, मतलब वो अब तुम्हारे यूज का नहीं है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ये बताओ तुम्हारा नेट इन्वेस्टमेंट कितना है, नेट, तुमने अभी तक अगर, तो 7,000 माइनस 1,000 यानी कि 6,000। तो निवल निवेश का मतलब होता है सकल निवेश, यानी कि तुमने माइनस मूल्यह्रास, यानी कि जो खराब हो रहा है या उसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डेप्रिशिएट करना। तो तुम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यह दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो वहां पर बात होती है सकल निवेश की, कि तुमने कुल कितना निवेश किया, और दूसरा है क्या, निवल निवेश, यानी कि तुम्हारे कुल निवेश में से कितना डेप्रिशिएट किया, कितने ट्रैक्टर खराब हो गए। तो अगर कोई तुमसे आज की डेट में पूछे स्टॉक कि बताओ अभी तुम्हारे पास कितना है, तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि अरे हमारे चाचा जो थे वो 50 गांव उनके मालिक थे, आज हमारे पास 5 गज जमीन नहीं है, ऐसा तो कहोगे नहीं। तुम तो यही बताओगे भाई 5 गज जमीन है हमारे पास बस, ठीक है ना। तो जब तुमसे निवल निवेश की बात की जा रही है तो इसका मतलब यह है कि राइट टाइम आप हमें बताइए कि आपने कितना निवेश किया है, निवल निवेश। कहानी नहीं सुननी है, तो नवल निवेश होगा आपने जितना निवेश किया उसमें से कितना घट गया आपका, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा नेट इन्वेस्टमेंट और का फॉर्मूला। तो ये आ, लिख लेना ये फॉर्मूला, निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। समझ गए हो ना, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यही है टॉपिक। हम्म। आय का वर्तुल प्रवाह और राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, ठीक है। तो देखो, किसी भी वस्तु, अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो इनकम है उसका सर्कुलर फ्लो, यानी कि फ्लो की बात हो रही है, यानी वर्तुल प्रवाह, मतलब यहां से घूमा और यहीं पे आ गया। ये वर्तुल प्रवाह की बात कर रहा है कि किस प्रकार मनी जो है आपकी, पैसा, उसका क्या हो रहा है, सर्कुलर फ्लो हो रहा है। इसकी बात यहां पर की जा रही है इस टॉपिक के अंदर। और किस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करेंगे ये भी बातें हम देखते हैं। अब देखो, कोई भी वस्तु या सेवा, ठीक, कोई भी वस्तु या सेवा को बनाने के लिए मुख्यतः 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक।
वेज, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और रेंट। ये याद रखना, हिंदी में उसे कहते हैं हम श्रम या मजदूरी भी उसे कह सकते हैं। अब इसको भी हम समझाते हैं, एक बार देख लो चार चीजें क्या क्या हैं। दूसरा है क्या, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, प्रॉफिट यानी कि लाभ, और रेंट जिसका कि लगान। ये चार, ये हम लिखवाएंगे, अभी बताते हैं, इसको भी पहले समझ लो। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, ठीक है, मान लो मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है जहां पर कि मैं कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो मुझे चार चीजों की जरूरत है। ठीक है, पहला पहला हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, मानवीय श्रम के योगदान की, यानी वो लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि वहां पर काम करेंगे। ठीक, तो श्रम की योगदान यानी लेबर की, ठीक है, ह्यूमन लेबर। अब इस श्रम के योगदान के लिए, ठीक, हमें उन श्रमिकों को या उन मजदूरों को मजदूरी देनी होगी, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो श्रमिकों को क्या चाहिए, मजदूरी एक तरीके का पैसा है ना। ठीक, दूसरी चीज, हम अगर यहां पर कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं तो दूसरी चीज क्या, कि पूंजी का योगदान। तुम लोन कराओगे ना। अब अगर भाई मान लो मिडिल क्लास से हैं, हमारे पिताजी के पास बहुत पैसा अगर नहीं है, तो हम क्या कराएंगे, लोन कराएंगे। तो यानी कि हमें दूसरा क्या चीज की जरूरत है, वह है पूंजी की। ठीक, समझ रहे हो ना, यानी कि कैपिटल की से जरूरत है, पूंजी को कैपिटल कहते हैं। अच्छा, अगर तुम पूंजी ले रहे हो बैंक से, तो या किसी, मान लो बैंक से भी नहीं ले रहे हो, किसी साहूकार से ले रहे हो, मनी लेंडर से भी ले रहे हो, ब्याज पे पैसा उठा रहे हो, तो तुमको पूंजी के बदले में क्या देना पड़ेगा, हम्म, ब्याज देना पड़ेगा ना। ब्याज भी एक तरीके का है। तीसरा, तुम्हें अगर अगर कोई अपना खोलना है, तो वो है उद्यम वृत्ति का योगदान, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, ऐसे लोग जिन जो कि फैक्ट्री खोलें। समझ रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं, तो तुम, अगर मुझे फैक्ट्री खोलनी है तो उसके लिए हम भी तो जरूरी है ना। तो हमें क्या चाहिए, यानी कि अ- आ, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, उद्यम वृत्ति। उद्यम वृत्ति। अब मैं अगर कोई फैक्ट्री खोल रहा हूं, तो उसमें मुझे किस चीज की जरूरत, मतलब क्या चाहिए होगा उस फैक्ट्री से, प्रॉफिट, ठीक है ना, लाभ। समझ रहे हो। और चौथी चीज है कि हमको अगर फैक्ट्री खोलनी है तो हमको एक जगह चाहिए होगी, है ना। चाहे अगर कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं या खेती कर रहे हैं तो कोई जमीन चाहिए होगी। तो यानी कि हमें चाहिए क्या, संसाधन, स्थिर प्राकृतिक संसाधन, स्थिर प्राकृतिक संसाधन। अब अगर हम कहीं से किसी की जमीन ले रहे हैं तो बदले में उसे हमें क्या देना पड़ेगा, किराया, रेंट, लगान, है ना। तो लगान, ठीक है।
तो सोसाइटी में अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है, यानी वस्तुएं और सेवाएं अगर प्रोड्यूस करनी है, बनानी है, तो आपको मुख्यतः श्रम, पूंजी, एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यम वृत्ति, तथा एक स्थिर प्राकृतिक संसाधन जैसे जगह, जमीन, ये सब की जरूरत पड़ेगी। इन सब से रिलेटेड जो कि मॉनिटरी वैल्यू है, उनमें आपको श्रम के बदले क्या देनी पड़ेगी? मजदूरी मिलेगी। पूंजी के बदले ब्याज मिलेगा। जो एंटरप्रेन्योर है यानी जो उद्यम वृत्ति का जो योगदान रहेगा, उसको क्या चाहिए होगा? लाभ चाहिए होगा। और चौथा जो है, जो कि जगह जमीन है, उसका हमें किराया देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा। ये होता है आपका 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझ रहे ना? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यही है। समझ रहे हो? तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इसको लिख लेना। वस्तुओं और सेवा के उत्पादन में 4 प्रकार के मौलिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान 4 प्रकार के मौलिक योगदान, 4 प्रकार के मौलिक योगदान। पहला लिखना श्रम और उसके आगे डैश करके लिख देना मजदूरी। ठीक। दूसरा लिखना पूंजी और उसके आगे डैश करके लिख देना ब्याज। तीसरा लिखना उद्यम वृत्ति का योगदान, या लिखना उद्यम वृत्ति जिसका मतलब है लाभ, डैश करके। और चौथा लिख देना क्या? प्राकृतिक संसाधन, और डैश करके लिख देना उसमें प्राकृतिक संसाधन के आगे ब्रैकेट में लिख लेना जमीन, और डैश करके लिखना उसमें क्या? लगान। ठीक है। तो ये 4 चीजें हो गई। इन्हीं की बदौलत क्या बनेगा? इन्हीं की बदौलत वस्तु और सेवाएं बनेंगी। ठीक है। अच्छा, फोटो तो बनाए ही नहीं है। ठीक, फोटो नहीं दिए हैं, मैं बना दे रहा हूँ। अब ये देखो यहां पर, ये है मान लो क्या? फैक्ट्री। क्या है? ठीक है। और ये है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब ये होता है जो घरेलू लोग होते हैं, जो लोग घर वगैरह में रहते हैं। अब देखो, एक है फैक्ट्री और दूसरा क्या है आपका? हाउस होल्ड या घर, जहां पर लोग मान लो कि रह रहे हैं। ठीक है। अब फैक्ट्री मान लो कि बिस्किट बना रही है। ठीक है ना? सपोज दैट कि ये बिस्किट बना रही है। तो फैक्ट्री जो बिस्किट बनाएगी, उस प्रोडक्ट को किसको देगी? हाउस होल्ड को देगी, है ना? तो ये क्या देगी? वस्तु या वस्तु या सेवा। फैक्ट्री कुछ भी बना सकती है, लेकिन हम अभी मान रहे हैं कि वस्तु बना रही है, दैट इज योर व्हाट? वो तुम्हारा है
बिस्किट। उसने किसको दिया? बदले में हाउस होल्ड इसको क्या देगा? स्पेंडिंग, यानी कि जो हाउस होल्ड खर्च कर रहा है, जो हाउस होल्ड खर्च कर रहा है वह, इसने हाउस होल्ड को दिया बिस्किट, बिस्किट का पैसा दिया इसने। ठीक है। अब उसके बाद ये डायग्राम इस पे बनाया नहीं हुआ है। ओम ओम सर तो ऐसा पीडीएफ बना रहे हैं, आधा काट दिए हैं। ठीक है, कहाँ गया? ठीक। अब इसी हाउस होल्ड का आदमी यहां इसी फैक्ट्री में काम करेगा, ठीक है ना? उसे कहेंगे क्या? फैक्टर सर्विसेज, यानी कि कारक सेवाएं। ये जो व्यक्ति है इस घर का, वो यहां पर क्या करेगा? सेवा देगा, कारक सेवा। लेबर का काम मान लो कर रहा है, वहां पर मजदूरी कर रहा है उस फैक्ट्री के अंदर। ठीक है। बदले में ये कंपनी उसे क्या देगी? पेमेंट करेगी, कारक अदायगी, है ना? कारक अदायगी। ठीक है। तो एक समय के लिए ये हम लोगों को मान लेना है कि फैक्ट्री जितना बना रही है, उतना बेच रही है, और हाउस होल्ड जितना कमा रहा है वो खर्च कर रहा है। सेविंग ओविंग अभी नहीं करनी है, मैंने पहले ही बोला था। इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि फैक्ट्री जितना वस्तु बना रही है उतना, और ये जितना कमा रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं? खर्च कर दे रहे हैं। उसी प्रकार जो हाउस होल्ड से जो लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वह उतना पेमेंट वहां पर ले रहे हैं। तो इस बिस्किट के दाम में इनकी भी पेमेंट है। मान लो अगर 10 रुपए का पैकेट बिक रहा है तो उसमें इनका भी पेमेंट है। उस 10 रुपए में मान लो कुछ हिस्सा इनका भी होगा, कुछ हिस्सा उस किसान का होगा जिससे कि गेहूं लाया गया, जिससे कि बना बिस्किट। तो हम क्या देखेंगे कि पैसा जो है वह यहां से वहां, वहां से यहां आपस में ही घूम रहा है लोगों। ठीक है ना? इसे कहा गया है, क्या कहा गया है? आय का वर्तुल प्रवाह, है ना? तो ये समझने वाली चीज थी। तो का नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी। हाँ, ए बी और सी। तो ये कहा गया। अब हम लोग पहला तो वर्तुल प्रवाह देख लिया ना पैसे का। अब राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके 3 तरीके बताए गए। उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी जगह की या किसी भी राष्ट्र देश की अगर आपको आय, नेशनल इनकम अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले तो क्या कि वहां पर कितना खर्च हो रहा है उस सारे स्पेंडिंग को जोड़ दो। समझ रहे हो मेरी बात? मान लो तुमने 10 रुपए का बिस्किट बना दिया, तुमने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, मैंने खर्च किया 10 रुपए। इसी प्रकार जितने भी लोग हैं जो खर्चा कर रहे हैं उसको जोड़ दो, तो ये समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय आय कितनी है, इनकम। क्योंकि मैंने अभी कहा कि जो इनकम है वो खर्च हो रही है। समझ रहे हो ना? वहां पर आपको सेविंग नहीं करनी है। इसलिए अभी का तरीका यह है कि अगर आय को जोड़ना है तो कौन कितना खर्च कर रहा है उसको, मैं तुमसे कहा कि तुम्हारे पास महीने में जितना रुपए है इनकम, उसको तुम क्या करोगे? खर्चा करोगे, और 1 रुपए अपने पास महीने के अंत में नहीं रखोगे। तो तुमने कहा ठीक है सर। फिर 1 महीने बाद मैंने कहा कि जरा इसका पता करो इसकी इनकम कितनी है।
तो क्या होगा, कैसे कोई कैलकुलेट करेगा? तुमने पूरे महीने में जितना खर्च कर दिया, क्योंकि सेव तो करना नहीं है तुम्हें, तो तुम्हारे पूरे खर्चे को जोड़ दिया जाएगा तो आय निकल जाएगी। ठीक है। दूसरा है क्या, कि उस अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी वस्तुएं बन रही हैं, क्योंकि जितनी वस्तु बनेगी उतनी उसको बिकनी है। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि लोग खरीदेंगे, क्योंकि लोगों को सेव नहीं करना है। ठीक है। तो दूसरा जो तरीका बताया गया वो ये बताया गया कि वस्तु या सेवाओं की जो कुल वैल्यू है उसको ऐड कर दो। ठीक। कि गुड्स एंड सर्विसेज कितने के, मार्केट में ये पता कर लो कि कितने का बिस्किट बना हुआ है, 10-10 रुपए वाले पैकेट कितने सारे हैं, तो ये समझ में आ जाएगा कि वो इतना प्रोडक्ट बना है, तो इसमें राष्ट्रीय आय जो है राष्ट्र की वो इतनी है। तीसरा, सबकी पेमेंट को ही जोड़ दो, है ना, तो भी इनकम पता चल जाएगी। तो ये मुख्यतः 3 तरीके से हम लोग आय को निकालते हैं। ठीक है। कर दिया पेमेंट। प्रोडक्ट मैथ, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा एक एक करके कि किस प्रकार से खर्च के तरीके से हम आय को जोड़ेंगे, राष्ट्रीय आय को, है ना। अब यहां पर थोड़ा सा देखना तुम लोग। मान लो एक किसान है, उसने 100 रुपए का गेहूं पैदा किया। कितने का? और उसने उस 100 रुपए के गेहूं को पैदा करने में जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं वह 0 रुपए की यूज की। ठीक। तो उसकी मूल्य वृद्धि कितने की हुई? 100 रुपए की। ठीक, 100 का 100 रहा वो। अब क्या हुआ कि उस 100 रुपए के गेहूं में से, अब वो देखो, गेहूं तो बन गया 100 रुपए का, उसमें से 50 रुपए का गेहूं वो खा गया। ठीक। और जो 50 रुपए का गेहूं उसका बचा, वह कौन ले लिया? एक बेकर। बेकर मतलब ब्रेड बनाने वाला। ब्रेड बनाया जिसने, उसने ब्रेड बनाई कितने की? 200 रुपए की। उसी 200 रुपए की ब्रेड बनाई। उसने 50 रुपए का गेहूं खरीदा, उसको पीसा, फिर उसके बाद फर्मेंट किया, उससे ब्रेड बनाया, और ब्रेड पर जो दाम लिखा वो कितना लिखा? 200 रुपए। लेकिन इस 200 रुपए में उसने 50 रुपए का गेहूं खरीदा था, जो कि मध्यवर्ती वस्तु थी, इंटरमीडिएरी गुड्स। कितने की थी? 50 रुपए की। तो उसने कितनी मूल्य वृद्धि की गेहूं में? 150 की। क्योंकि 50 रुपए के गेहूं को उसने कितने का कर दिया? 200 का कर दिया। तो यानी उसने 150 रुपए की मूल्य वृद्धि की। ठीक। तो ये कहा जा सकता है कि अगर अब पूछा जाए कि भाई आय मतलब जो 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 प्रोडक्ट बना, हमने क्या कहा था कि प्रोडक्शन मेथड से हम लोग कर सकते हैं ना, सारे जो भी बिस्किट वगैरह बन रहे हैं सबको अगर हमने जोड़ लिया तो दाम निकल आएगा, और वहीं जो प्राइस होगी वो राष्ट्रीय आय होगी। होगी ना। यहां पर उस ब्रेड का प्राइस अगर जोड़ दिया जाए, उस गेहूं का प्राइस अगर जोड़ दिया जाए, तो मार्केट में क्या क्या बना? अभी के लिए केवल ये 2 चीज समझना, एक तो गेहूं बना, दूसरा ब्रेड बना। तो ये कहा जा सकता है कि कुल जो प्रोडक्ट मार्केट में बना वह कितने का बना? तो 100 रुपए का क्या बना? तुम्हारा गेहूं बना, और 150 रुपए का क्या बना? ब्रेड। तो कुल प्रोडक्शन मार्केट में 250 रुपए की हो गई। ठीक है। तो ये था आपका उत्पादन की वैल्यू का
तो देखो ये क्या कह रहा है, अतः बेकरों का निवल योगदान, निवल मतलब मैंने क्या बताया था, प्लस, हम्म, नेट इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला देखो कॉपी में लिखे होगे ना, माइनस मूल्य। तो बेकर का निवल योगदान कितना था, उसने 200 का तो ब्रेड, लेकिन जो 50 रुपए था, ये गेहूं तो वो पैदा किया नहीं है, उसका योगदान गेहूं में तो है नहीं, तो हमने गेहूं को माइनस किया तो उसका योगदान कितने का आया, 150 का। और किसान का कितना था, 100 रुपए। तो इसलिए इस सरल अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का समस्त उत्पादन कितना है, 100 प्लस 150 यानी कि 250। तो जो हमने यहां पर बताया था, ये वाला डायग्राम कहाँ चला गया, हाँ, कि वस्तुओं को अगर हम जोड़ करके और आय निकाल लिए, भाई जो वस्तु बनेगी वो बिकेगी, उससे आय हम निकाल सकते हैं। तो वो जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा यहाँ पे, यहाँ पर, तो यहाँ 250 निकल के आया, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपका करने का। अब आगे क्या है टॉपिक, एक तो आधा इधर आधा उधर है, इसमें समझ ही में नहीं आता। माल, ठीक, अब लिख लो, हेडिंग डाल लेना, माल सूची, माल सूची, बोर्ड चलना बंद हो गया, माल सूची, हम्म, हेडिंग डाल लिए हो माल सूची, माल सूची में लिख लो, देखो वह वस्तुएं, अब मान लो कभी कभी, अब हम लोग थोड़ा सा, ये बड़ा सिंपल सा एक अर्थव्यवस्था का उदाहरण मैंने दिया कि उसने, किसान ने 100 का पैदा किया, बेकर ने 250 का, लेकिन ऐसा तो है नहीं। भारत के अगर राष्ट्रीय आय की हम बात करें तो यहाँ केवल गेहूं और ब्रेड तो बन नहीं रहा है, पेन बन रही है, पेंसिल बन रही है, शर्ट बन रही है, सब कुछ बन रहा है, बन रहा है। तो ऐसा भी तो, जितना आसानी से ये चीजें समझ रहे हो, ये इतनी आसान तो होती नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी इसमें हम ये साफ साफ पढ़ रहे हैं कि सेविंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, मार्केट में सेविंग भी होती है, टैक्स भी लगता है, अभी हम लोग टैक्स की भी बात नहीं की है ना। तो अब आता है कि माल सूची किसे कहते हैं, या इसे अंग्रेजी में इन्वेंटरी कहा जाता है। तो पिछले साल की वह वस्तुएं जो बिकी ना हो, जैसे ठीक है ब्रेड तो बना दिए, लेकिन वह बिकी नहीं, तो उसको क्या करते हैं, गोदाम के अंदर रख लिया जाता है, और उसी को माल सूची कहा गया है, ठीक है। तो माल सूची के अंदर लिखना, वह वस्तुएं या लिखना उन वस्तुओं का स्टॉक
उन वस्तुओं का स्टॉक जो बिकी ना हो, ठीक, कॉमा लगा के लिखना, पूरी तरह से बनी ना हो या कच्चा माल जिन्हें एक साल से दूसरे साल, जिन्हें एक वर्ष से दूसरे वर्ष कैरी करना, मतलब क्या होता है, जिन्हें एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक रखा जाता है, उन्हें माल सूची कहते हैं। ठीक है यार, ये चल नहीं रहा है बोर्ड, जीडीपी वगैरह पढ़ाना है, कैसे ये सब हम समझाएंगे। रोहित नहीं है क्या मैम? तो देखो, लिख लेना, इन्वेंटरी तक समझ गए ना? तो लिखना कि
किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का समस्त मूल्य की गणना 3 विधियों से की जा सकती है। ठीक, जो हमने समस्त वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्य की समस्त वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्य की गणना 3 विधियों से की जा सकती है। अब हम इन गणनाओं के विस्तृत चरणों की चर्चा करेंगे। अब हम इन गणनाओं के विस्तृत चरणों की चर्चा करेंगे। ये लिखा है क्या? नहीं ना लिखा है, चर्चा करेंगे, नहीं लिखा है ना? ठीक, अब देखो, इसमें पहला वाला जो हमने देखा है वह है उत्पाद अथवा मूल्य वृद्धि। उत्पाद लिखना, पहला लिखना उत्पाद अथवा मूल्यवर्धित विधि। उत्पाद अथवा मूल्यवर्धित विधि। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी समाज में बन रही हैं उसको जोड़ने के 3 तरीके बताए हुए हैं। ठीक है ना? पहला है आपका क्या? उत्पाद अथवा मूल्यवर्धित। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है? मूल्यवर्धित मतलब किसी भी चीज की मूल्य में वृद्धि हो रही है ना, द प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट इज और द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, जैसे यहां पर तुमने देखा कि किसान ने क्या वस्तु पैदा की थी? गेहूं। और गेहूं की वैल्यू कितनी थी? 100। उसमें से 50 रुपए का तो गेहूं वो अपने खा ही गया, 50 रुपए का गेहूं बचा हुआ था। उस 50 रुपए के गेहूं को उसने किस में बदल दिया? ब्रेड में। 200 के ब्रेड में बदल दिया। यानी कि उसने 50 रुपए का जो गेहूं था उसके में मूल्य वृद्धि करके 200 का कर दिया। तो अगर हम एग्जैक्ट मूल्य वृद्धि यानी अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू एडिशन देखें तो कितने का हुआ? 150 का। तो ये तरीका था, और फिर सबको हमने जोड़ा, यानी इसका 100 और इसका 150 मिलाकर के 250। ये क्या था? ये कौन सा तरीका था? ये था उत्पाद अथवा मूल्य वृद्धि से विधि, इस तरीके से जो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब दूसरा, पहला तो हमने देख लिया बी वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है। अब दूसरा है व्यय विधि। आप कितना खर्च कर रहे हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि दूसरा क्या है तुम्हारा? खर्च विधि। अब खर्च विधि में जितने भी लोग खर्च कर रहे हैं, कहाँ गया? तो एक फॉर्मूला लिख लेना, पहला लिख लिया ना अ, व्यय विधि वाला, उसमें ये लिख लेना फॉर्मूला जीडीपी इज इक्वल्स टू GVA1 प्लस GVA2 प्लस GVA3 और डॉट 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 कर देना उसको। मतलब अब मान लो, अब एक एग्जांपल हम तुमको बता रहे हैं मूल्य वृद्धि कैसे। 50 ये जो GVA1 GVA2 GVA3, इसका क्या मतलब है इसको समझ लो। ये ऐसा है कि अब मान लो कि 50 रुपए का गेहूं था, 100 रुपए का गेहूं,
उससे 50 रुपए का गेहूं लिया, उसने ब्रेड बनाया। अब उस ब्रेड को उसने 200 का बेचा। अब उस ब्रेड को किसी ऐसे व्यक्ति ने खरीदा जो कि अब उस ब्रेड को ले जाकर के केक बनाएगा और वो उसको 500 का बेचेगा। समझ रहे हो ना? तो फिर मूल्य वृद्धि हुई, हुई ना? तो ये यही चीज कह रहा है, 1 2 3, मतलब जहां जहां पर मूल्य वृद्धि होती जाएगी सबको जोड़ देंगे, लेकिन केवल मूल्य वृद्धि, माइनस करते जाएंगे, है ना? जैसे मान लो कि उसने, अब मान लो कि वो क्या करता है कि वो व्यक्ति एक खरीदता है उससे ब्रेड, ब्रेड थी कितने की, 200 की, और उसने बेचा कितना, 500। तो मूल्य वृद्धि कितने की हुई, 300 की। गेहूं 100 रुपए का था, जिसमें से कि 50 का उसने लिया, 50 में इसने कितने का मूल्य वृद्धि किया था, 150 का। यहां मूल्य वृद्धि कितने की हुई, 300। और किसान ने जीरो से कितने पर लाया था, किसान ने जीरो से, अरे यार, जो किसान था वो तो जीरो से 100 रुपए, जीरो से 100 का किया था, तो उसने मूल्य वृद्धि कितने की थी, 100 रुपए की। इस 100 रुपए को में से 50 उसने करके 200 का बेचा, तो मतलब 150 की मूल्य वृद्धि। तो टोटल खर्च जब जोड़ेंगे हम लोग तो कहेंगे क्या, ये 100, ये वाली मूल्य वृद्धि, ये वाली मूल्य वृद्धि, इन सारी मूल्य वृद्धियों को हम ऐड करते चले जाएंगे तो हमारा एक तरीका निकल आएगा। इसी को कहा गया है क्या, जो हेडिंग आपने डाली। अब दूसरा है क्या, व्यय मेथड। अब ये देखो, व्यय, है ना? अब देखो, व्यय जो है, व्यय कि खर्च लोग कितना कर रहे हैं, लोग कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये बताओ, खर्च आदमी किस किस चीज पर कर सकता है? अगर तुम्हें भारत में, इंडिया के अंदर व्यय दिखाना है, खर्च दिखाना है, मान लो ये इंडिया है, तो यहां तो पहला तो क्या है तुम्हारा, सी, पहला खर्च होता है कंजम्पशन पर, उपभोक्ता जो उपभोग कर रहे हैं उस पर पैसा खर्च होता है। हम कौन सा मेथड अभी देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कहां कहां व्यय हो रहा है। तो पहला कहां खर्च होता है, खाने पीने पे, कपड़ा पहनने पे, ये सब। दूसरा खर्च तुम कहां करते हो, इन्वेस्टमेंट, जमीन ले लोगे कहीं, है ना, सोना खरीद लोगे, तो यहां पर तुम्हारा खर्चा होगा। ठीक। तीसरा खर्चा भारत में कौन करेगा, सरकार करेगी, लोगों को सेवाएं देने के लिए, योजनाएं लाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बनाने के लिए, रोड सड़क का निर्माण के लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट खर्चा करेगी। साथ ही साथ जो वस्तुएं बनेंगी वह विदेश में भी भेजी जाएंगी, उनका आयात निर्यात होगा। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, निर्यात या आयात, एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो उसे हम मान लो एक्स से लिख दे रहे हैं। और ये वस्तु जो, देखो, व्यय का मतलब ये है कि जो उस अर्थव्यवस्था में बनी हुई वस्तुएं हैं उनको बेचा जाए और उसको कोई खरीदे, जो खरीदेगा वो व्यय करेगा। बात समझ रहे हो ना? तो इस समय हम क्या करेंगे कि सारे व्यय को जोड़ेंगे। पहला, एक व्यक्ति जो खाने पीने पर खर्च कर रहा है, दूसरा वह सोना और जमीन पर खर्चा कर रहा है, ये भी खर्च है। गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, साथ ही साथ भारत में बनी हुई जो वस्तु है जब उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो अगला व्यक्ति जो विदेशी है वो भी खरीदेगा, तो हमारे वस्तुओं को खरीद रहा है, इसका मतलब वो भी खर्च कर रहा है, तो उसको भी हम जोड़ देते हैं।
तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला व्यय विधि का, जिसमें हम सारे खर्चों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देना। इसका फॉर्मूला लिखना, हाँ, व्ययों का कुल योग, व्ययों का कुल योग बराबर CIGX, C+I+G+X। ठीक है, CI+X। अब वहां पर तुम लिख लेना। ठीक, यहां C, ये C का है फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर अंतिम उपभोग व्यय, तो C पर डैश करके नीचे लाइन खींच करके C से हाँ लिखना, उसमें उपभोग व्यय। I में लिखना अंतिम निवेश व्यय, I में लिखना निवेश व्यय। ठीक है, G में लिखना सरकार द्वारा किया गया व्यय। ठीक, गवर्नमेंट, जी से गवर्नमेंट। और एक्स के निकले नीचे लिखना निर्यात संप्राप्ति, मतलब निर्यात के द्वारा जो आपको मिला है वो है। ठीक है, तो ये खर्च वाला मेथड हो गया। ठीक, अब निर्यात इनकम मेथड में लिखना, इनकम मेथड लिखना, इनकम मेथड या आय विधि में लिखना सम्मिलित सभी फर्मों के द्वारा सभी फर्मों के द्वारा, फर्म मतलब होता है फैक्ट्री, सम्मिलित रूप से अर्जित राजस्व, हाँ, सभी फर्मों के द्वारा सम्मिलित रूप से अर्जित राजस्व का वितरण उत्पादन के कारकों के बीच, उत्पादन के कारकों के बीच किया जाता है। ठीक, तो इसके नीचे करके लिखना नेक्स्ट पॉइंट से लिखना वेतन प्लस मजदूरी प्लस लाभ प्लस ब्याज अर्जन प्लस लगान है ना, और शुरुआत में ही उसके आगे लिख देना इज इक्वल्स टू जीडीपी, जीडीपी इज इक्वल्स टू, समझ रहे हो ना। अब यहां क्या किया गया कि जितने लोगों का पेमेंट आ रहा है, वेतन आ रहा है, लगान आ रहा है, इन सबके इनकमिंग सैलरी को जोड़ देंगे तो आय विधि से हम क्या करें। तो ये जो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे जो मैंने बताया ना कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए चार चीजों की जरूरत है, मजदूरी है ना, इन्वेस्टमेंट जो कि ब्याज जिस पर है ना, इन और उसके बाद
भूमि जिसका लगान देंगे, और प्रॉफिट जो कि जो उद्यमगनी जो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको प्रॉफिट की जरूरत होती है। तो उन सब के प्रॉफिट को जोड़ दो, मजदूरी को जोड़ दो, लगान को जोड़ दो, ब्याज को जोड़ दो, सबको जब तुम जोड़ दोगे तो सबकी सैलरी निकल आएगी और उससे हम आय विधि से निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो ये था आय विधि द्वारा आपका निकाला हुआ जीडीपी। ठीक है। अब ये वाला कल करा देते हैं, साधन लागत आधारित कीमतें तथा बाजारी कीमतें। ठीक है, इसको कल करा